उन दोनों के पास मैंने अंधेरे में 2 राइफलें देख ली थीं। मैंने सदरी की जेब से रिवॉल्वर निकाल लिया। ज्ञानचंद सिपाही ने वाकई कश्मीरी औरत को उठा लिया था। औरत तड़प कर उसकी गिरफ्त से निकलकर जमीन पर गिर पड़ी। इस दौरान मालूम नहीं कैसे इन दोनों डोगरा को मेरी मौजूदगी का पता लग गया। हवालदार मुरली राम ने राइफल सीधी कर ली। उसका रुख अंधेरे में मेरी तरफ था। मैं पीछे हट गया। वो बोला, ज्ञान ने उधर कोई आदमी है। दूसरे फौजी में भी राइफल सीधी कर ली। मैं भी सोच ही रहा था कि क्या करूं। हवालदार मुरली राम छलांग लगाकर मेरे सामने आ गया। कौन हुए तुम? मैंने बैठे बैठे पहला काम ये किया कि रिवॉल्वर को लंबे कुर्ते की साइड वाली जेब में डाल दिया। अंधेरा होने की वजह से डोगरे को पता न चल सका। उसके साथ ही मैंने हाथ खड़े कर दिए और दुहाई देने लगा, सूबेदार जी, मैं किसान हूँ, खेत में पानी लगाने आया था। हुजूर मुझे गोली न मारना। मैंने एक डरे हुए किसान की पूरी अदाकारी की। दूसरा डोगरा भी इस दौरान कश्मीरी लड़की को घसीटता हुआ मेरे पास आ गया। ये झूठ बकता है हवालदार, ये कश्मीरी कमांडो है, इसकी तलाशी लो। अब मेरे फुल एक्शन का वक्त आ गया था। बल्कि दोनों डोगरे खुद अपनी मौत को बुलाकर वहां आए थे। जाहिर है मेरे लंबे कुर्ते की पहलू वाली जेब में भरा हुआ रिवॉल्वर था और मेरी तलाशी लेने की सूरत में ये रिवॉल्वर निकाल लेते और फिर इन्हें यकीन हो जाता कि मैं कश्मीरी नहीं बल्कि कमांडो हूँ। मेरे पास 3-4 सेकंड ही थे। हवालदार मेरी तलाशी लेने के लिए आगे बढ़ा। मैंने गिड़गिड़ाते हुए कहा, सूबेदार जी, मेरी जेब में 4 रुपए हैं, वो ले लें, बेशक तलाशी लेकर देख लें। और उसके साथ ही मैंने इस तरह लंबे फर्न की पहलू वाली जेब में हाथ डाला जैसे जेब में से 4 रुपए निकाल कर उन्हें दिखाना चाहता हूँ। वो कभी सोच भी नहीं सकते थे कि मेरी जेब में साइलेंसर वाला भरा हुआ रिवॉल्वर होगा। मैंने उनकी मिन्नतें करते और आजिज़ी से गिड़गिड़ाते हुए जेब में से रिवॉल्वर निकाला और ये के बाद दीगरे 2 फायर किए। मैंने कोई खास निशाना नहीं बांधा था, ऐसा करने का वक्त भी नहीं था। बस एक फायर हवालदार मुरली राम के जिस्म को टारगेट बनाकर और दूसरा फायर दूसरे डोगरे के जिस्म को टारगेट समझकर फायर कर दिया। इतना ख्याल मैंने जरूर रखा था कि गोली उनके सीने में दिल की तरफ लगे। मैं हैरान रह गया। दोनों डोगरे गोलियां खाने के बाद अपनी जगहों पर खड़े रहे, लेकिन उनके हाथों से राइफलें नीचे हो गई थी। मैंने 1 सेकंड जाया किए बगैर उन पर एक फायर और कर दिया। उसके साथ ही एक आगे को गिर पड़ा और दूसरा पहलू के बल फसल में गिर पड़ा। कश्मीरी औरत पर जैसे सकता सतारी हो गया था। वो जमीन पर जहां बैठी थी वहीं बैठी रही। मैंने दोनों डोगरों की राइफलें उठाकर खेत की तरफ उछाल दी और औरत से कहा, बहन फिक्र न करो, मैं तुम्हारा मुसलमान भाई हूँ, तुम्हें जहाँ जाना है मुझे बताओ, मैं तुम्हें छोड़ कर आऊंगा। कश्मीरी औरत उठ खड़ी हुई। रात के अंधेरे में मुझे उसके कानों में फूलों के गुच्छे नजर आए। ये फूलों के गुच्छे नहीं थे, चांदनी की डंडियां थी जो उसने अपने कानों में पहन रखी थी। हाथ आसमान की तरफ उठाकर औरत ने कश्मीरी जबान में खुदा से कुछ कहा। शायद वो खुदा एज़ोजल का शुक्र अदा कर रही थी कि जिसने ऐन वक्त पर एक मुसलमान को भेजकर उसकी इज्जत को दागदार होने से बचा लिया था। मैंने कहा, मुझे जल्दी बताओ तुम्हें कहाँ छोड़ना है, मेरे पास एक खच्चर है। मैं पीछे जाकर खच्चर को आगे ले आया। कश्मीरी देहाती औरत ने टूटी फूटी उर्दू, पंजाबी और कश्मीरी में बताया कि उसका घर पीछे गांव में है। ये डोगरे उसे गांव से उठाकर ले जा रहे थे। मैंने उस कश्मीरी औरत को खच्चर पर बिठाया और उसे उसके माँ बाप के पास गांव में पहुंचाने के बाद वहीं से कमांडो शेरवान की खुफिया कमीनगाह की तरफ चल पड़ा। वहां तक पहुंचते पहुंचते आसमान पर सुबह का नूर फैल चुका था। कमांडो शेरवान भी अभी तक अपने मिशन से वापस नहीं आया था। वो दिन चढ़े आया तो मैंने उसे कहा कि मैं पुल की गार का पूरा जायजा ले आया हूं और सब कुछ ठीक हालत में है और अभी तक उस तरफ किसी इंडियन फौज की नजर नहीं गई। कमांडो शेरवान ने इत्मीनान का सांस लिया। फिर उसने अपने मिशन की रुएदाद सुनाते हुए कहा, पुल के दूसरे सिरे पर सिक्योरिटी का इंतजाम बेहद सख्त है। रात के वक्त पुल पर बड़ी सर्च लाइट रोशन रहती है और फौजी कैनवाय की गाड़ियां रात के वक्त भी पुल पर से गुजरती रहती हैं। मैंने सारी तफसील सुनने के बाद कहा कि इसका मतलब है कि इस तरफ से तुम्हारा पुल को उड़ाने का जो मंसूबा था उस पर अमल नहीं हो सकेगा। कमांडो ने कहा, मैं अब भी यही कहूंगा कि अगर उस तरफ से हमने पुल को बारूद लगाकर न उड़ाया, सिर्फ एक तरफ के धमाके से पुल पूरी तरह तबाह नहीं होगा। लेकिन ये कैसे मुमकिन है? मेरे इस सवाल पर कमांडो शेरवान ने अपनी चमकीली आंखों से मुझे गौर से देखा और मेरी तरफ थोड़ा सा झुक कर कहने लगा, सिर्फ एक तरीका रह गया है जिस पर अगर हमारा कमांडो ऑपरेशन कामयाब हो गया तो पुल का नामो निशान बाकी नहीं रहेगा। मैंने पूछा, वो कौन सा तरीका है? कमांडो शेरवान कहने लगा, मैं अपने इस कमांडो मिशन में बहुत सी मुफीद और खुफिया मालूमात हासिल कर चुका हूँ। पुल की इस जानिब दरख्तों के दरमियान फौजी लंगर है जहां उस पुल पर तैनात डोगरा फौजियों के लिए खाना वगैरह पकता है और चाय का बड़ा पतीला हर वक्त चढ़ता रहता है। मुझे अपने खुफिया जराए से यह भी मालूम हुआ है कि हफ्ते में 2 बार आधी रात के बाद पुल पर से गोला बारूद और असलहे से भरे हुए ट्रक गुजरते हैं। ये ट्रक रात के वक्त इसलिए गुजरते हैं कि कश्मीरी हुर्रियत परस्तों को इनकी खबर न हो सके, क्योंकि पीछे कैनवायों पर हमारे मुजाहिद दिन के वक्त ही घात लगाकर अटैक करते हैं। ये भी पता चला है कि इन ट्रकों पर टैंकों और मार्टर गनों के गोलों की भारी तादाद लदी होती है। इसके आगे पीछे हर दूसरे ट्रक के दरमियान हिफाजत के तौर पर एक आर्मर्ड गाड़ी भी होती है। जब कमांडो एक लम्हे के लिए खामोश हुआ तो मैंने कहा, तुम्हारा ख्याल है कि हमें इन ट्रकों को उड़ाना होगा?
ये कैसे मुमकिन है? तुम खुद कहते हो कि इस कैनवॉय पर सिक्योरिटी बेहद सख्त होती है और कोई परिंदा भी उनके नजदीक नहीं आ सकता। कमांडो शेरवान बोला, मैंने तुमसे एक रात और एक दिन की मोहलत मांगी थी। रात गुजर गई है, दिन की मोहलत का टाइम बाकी है। मैं 1 घंटे बाद उस करीबी गांव में जा रहा हूँ जहां से गवाले इस फौजी लंगर को दूध और मक्खन वगैरह सप्लाई करते हैं। कमांडो शेरवान 1 घंटे बाद दोबारा कमिंगाह से निकल गया। उसने सारा दिन लगा दिया। जब शाम के साए गहरे हो रहे थे तो वो वापस आया। वो मेरी तरफ देखकर मुस्कुरा रहा था। कहने लगा, आज रात तुम मेरे साथ गवालों के गांव जाओगे। मैं चाहता हूं कि तुम्हारे सामने सारी बातें हों। हमने रात का खाना खाया और खच्चरों पर बैठकर रात के अंधेरे में पुल वाली पहाड़ी के करीब गवालों का जो गांव था उस तरफ चल पड़े। ये छोटा सा गांव था। गांव के बाहर बाड़े में मवेशी बंधे हुए थे। कमांडो मुझे एक मकान में ले गया जहां एक तंग सा लकड़ी का टूटा फूटा कमरा था। एक नौजवान कश्मीरी गवाले ने दरवाजा खोलकर हमारा खैर मकदम किया। कोठरी में लालटेन रोशन थी। गवाले ने अपनी बीवी को दूसरी कोठरी में जाने के लिए कहा। हमें सब्ज चाय प्यालियों में डालकर पेश की और बातें शुरू हुई। कमांडो शेरवान उस गवाले से सारी बात कर चुका था। ये कश्मीरी गवाला हमारी मदद करने के लिए तैयार हो गया था। वो कहने लगा, हफ्ते में हर बुधवार और हफ्ते की रात को पुल पर से गोला बारूद और असलहे से भरे हुए ट्रकों का कैनवॉय गुजरता है। ये सारा एमुनिशन जम्मू छावनी से आता है और वादी में मुकीम भारतीय फौज को सप्लाई होता है, जिसे वो मुसलमान कश्मीरियों के खिलाफ इस्तेमाल करते हैं और उनका बेदरे खून करते हैं। कमांडो शेरवान ने गवाले से कहा, क्या ये कैनवॉय पुल के पीछे किसी जगह ठहरता नहीं? ये सवाल करते हुए कमांडो शेरवान मीम मुतबस्सम चेहरे को मेरी तरफ किए हुए था। ऐसा लगता था कि इसका जवाब वो मुसलमान कश्मीरी गवाले से पहले सुन चुका है और मेरे सामने इस जवाब को दोहराना चाहता है। गवाले ने कहा, यह कैनवॉय पुल से थोड़ा पीछे आकर पहाड़ी सड़क पर एक तरफ होकर रुक जाता है। सारी गाड़ियां एक दूसरे के आगे पीछे पहाड़ की दीवार के साथ लगी होती हैं। फौजी ट्रकों से उतरकर उसके सामने राइफलें और ब्रेन गन्ने लेकर पहरे पर खड़े हो जाते हैं। मैंने पूछा, यह कैनवॉय यहाँ किस लिए रुकता है? गवाला कहने लगा, जहां चूंकि फौजी कैंटीन जानी लंगर है, इसलिए पीछे बानिहाल से मुसलसल चले आ रहे कैनवॉय के फौजियों को चाय और एक एक पराठा दिया जाता है जिससे वो ताज़ा दम हो जाएं। मैंने उससे सवाल किया, कैनवॉय पहाड़ी सड़क पर कितनी देर तक होकर रहता है और कैनवॉय में गोला बारूद के कितने फौजी ट्रक होते हैं? कश्मीरी गवाले ने कुछ सोचते हुए कहा, एक बार हफ्ते की रात को मैं दूध लेकर फौजी लंगर खाने गया था तो बारिश बड़ी तेज शुरू हो गई थी और मुझे रात फौजी लंगर के छप्पर तले ही गुजारनी पड़ी थी। इस रात मैंने उस फौजी कैनवॉय की गाड़ी को आकर पीछे सड़क पर रुकते देखा था। लंगर के फौजियों ने मुझे भी कैनवॉय के डोगरा और सिख फौजियों को चाय पराठे सप्लाई करने पर लगा दिया था। मैंने देखा था कि कैनवॉय के ट्रक कितने हैं। मैंने गिने तो नहीं थे, लेकिन मेरा अंदाजा है कि 15-20 ट्रक तो जरूर होंगे। कश्मीरी गवाले ने हमें मजीद बताया कि ये फौजी ट्रक पुल से आधा फरलांग पीछे कोई आधे घंटे तक खड़े रहते हैं। इस दौरान कैनवॉय के ड्राइवर और दूसरे फौजी गाड़ियों से बाहर निकलकर सड़क के किनारे बैठ जाते हैं, चाय के साथ गर्म पराठे खाते हैं, सिगरेट उड़ाते हैं और आपस में बड़ा फौश मजाक करते हैं। आधे घंटे के बाद वो दोबारा अपनी अपनी गाड़ियों में बैठ जाते हैं और कैनवॉय पुल पर से गुजरना शुरू हो जाता है। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, तुम्हारे जहन में क्या प्लान है? वो बोला, मेरा प्लान ये है कि जब इन धमाका खेज असलहा बारूद से लदे हुए ट्रकों का कैनवॉय ठीक पहाड़ी वाले पुल के ऊपर से गुजर रहा हो तो इन ट्रकों के गोला बारूद को आग लग जाए और सारे ट्रकों का एमुनिशन फट जाए। उसके साथ ही बम रिमोट कंट्रोल से पुल के दूसरे सिरे की बुनियादों के गार्डरों से लगाए हुए बम ब्लास्ट कर दें। एक तरफ से जबरदस्त धमाके के बाद पुल का एक हिस्सा नीचे बैठ जाएगा, जबकि दूसरी जानिब पुल पर लाखों टन एमुनिशन के धमाकों के साथ ही पुल के जलते और फटते हुए फौजी ट्रकों के साथ ही परख उड़ जाएंगे। कमांडो शेरवान की इन हालात में यही एक काबिल अमल स्कीम थी। वो कहने लगा, इसके सिवाय मुझे कोई ऐसा मंसूबा नजर नहीं आता जिस पर अमल करने से पूरे का पूरा पुल उड़ सके। हम अंग्रेजी में इसलिए बातें करने लगे थे कि मंसूबे की तफसीलात उस कश्मीरी गवाले से भी खुफिया रहें। अगरचे वो कश्मीरी मुजाहिदों के साथ था और हुर्रियत परस्त कश्मीरियों के साथ मिलकर 2-4 कमांडो ऑपरेशंस में हिस्सा भी ले चुका था, लेकिन मंसूबे के असल मतन की राजदारी बहरहाल जरूरी थी, इस ख्याल से कि उसे ये महसूस न हो कि हम अंग्रेजी में इसलिए बातें कर रहे हैं कि कुछ बातें उससे छुपाना चाहते हैं। मैंने उर्दू में गुफ्तगू करते हुए गवाले से कहा, माफ़ करना भाई, हमें आदत पड़ गई है जब हम किसी टारगेट पर अटैक करने की बातें करते हैं तो अपने आप अंग्रेजी में बातें करने लगते हैं। कमांडो शेरवान ने भी उसे एतमाद में लेते हुए कहा, हम भारतीय फौज के एमुनिशन के कैनवॉय को ऐन उस वक्त धमाकों से उड़ाने की कोशिश करेंगे जब कैनवॉय की सारी गाड़ियां पुल पर पहुंच गई हों। गवाले ने कहा, यह काम मुझे मुश्किल लगता है। मेरा मतलब है, ऐसा कैसे मुमकिन है कि हम फौजी गाड़ियों को ऐन उस वक्त धमाका करने में कामयाब हो सकें जब वो पुल के ऊपर से गुजर रही हो? मैंने गवाले से मुखातिब होकर कहा, भाई गुलाम मोहम्मद, ये सारा काम हम खुद ही कर लेंगे, तुम्हें सिर्फ हमारी थोड़ी सी मदद करनी होगी। मैं आप लोगों की हर तरह से मदद करने को तैयार हूँ। भारतीय गासिब फौजियों के पुल को उड़ाते हुए अगर मैं खुद भी उड़ जाऊं तो मैं इसे अपनी खुशकिस्मती समझूंगा।
मैंने उसे कहा, ऐसी नौबत नहीं आएगी। एमुनिशन के ट्रकों के साथ ना तुम उड़ोगे ना हम, बल्कि सिर्फ फौजी ट्रक उड़ेंगे, भारतीय फौजी उड़ेंगे और पुल उड़ेगा। वो बोला, मुझे क्या करना होगा, आप मुझे हुक्म करें। गवाले गुलाम मोहम्मद ने बड़े जज्बे के साथ कहा। उसे जो करना था कमांडो शेरवान ने उसे पूरी तफसील के साथ समझा दिया। ये सारा प्रोग्राम कमांडो शेरवान के जहन में पहले ही तैयार था। मैंने भी कमांडो एक्शन की तफसील को बड़े गौर से सुना। मेरे हिसाब के मुताबिक कमांडो शेरवान ने कन्वॉय को उड़ाने का जो प्लान बनाया था वो इस एतबार से हरफ आखिर था कि इसके सिवा हमारे पास कोई चाराकार नहीं था। गवाले मुजाहिद ने कमांडो शेरवान की बातें तवज्जो से सुनी। जब शेरवान ने अपनी बात खत्म करने के बाद उससे पूछा, तुम्हें कोई एतराज हो तो बता दो, कोई दिक्कत हो तो बता दो। गवाले ने मुजाहिद से कहा, ऐसी कोई बात नहीं है, सिर्फ आप लोगों को गवालों के भेस में मिलिट्री कैंटीन में जाने के बाद ऐसी कोई हरकत नहीं करनी होगी कि किसी फौजी को आप पर जरा सा भी शक पड़े, बाकी मैं संभाल लूंगा। बात यह थी कि जिस रात पुल पर से फौजी कन्वॉय ने गुजरना था, उस रोज मिलिट्री कैंटीन जानी लंगर में शाम के वक्त भी फालतू दूध सप्लाई होता था, क्योंकि 10-15 मजीद फौजियों के लिए चाय बनानी होती थी। उस रोज जुम्मे का दिन था, दूसरे रोज हफ्ता, और हफ्ते की रात को एमुनिशन लेकर भारतीय फौजियों के कन्वॉय ने पुल पर से गुजरना था, और पुल से आधी फरलांग पीछे कन्वॉय ने आधे घंटे के लिए पहाड़ी सड़क के किनारे रुकना था, और कन्वॉय के 50 के करीब फौजियों को पराठे और चाय सप्लाई करनी थी। जिस रात कन्वॉय ने गुजरना होता था, उस शाम को गुलाम मोहम्मद गवाला दूध के 3 ड्रम लेकर जाता था। जी ड्रम उसने एक खच्चर पर रखे होते थे, और उसके साथ एक भाई भी होता था। तय ये हुआ कि कल शाम को उसके साथ फालतू ड्रम लेकर मैं और कमांडो शेरवान गवालों के भेस में जाएंगे। गुलाम मोहम्मद वहां ये जाहिर करेगा कि उसका भाई बीमार था, इसलिए ये उसके खालाजाद गवाले भाई हैं जो उसका साथ देने आए हैं। हमें दूसरे रोज शाम को गवाले गुलाम मोहम्मद के घर पहुंचना था। पूरा मंसूबा तय करने के बाद हम वापस आ गए। मैंने हाइड आउट में आकर शेरवान से कहा, अब हमें रिमोट कंट्रोल के जरिए फटने वाले ऐसे धमाका खेज मवाद की जरूरत है जो बारूद की स्टिकों की शक्ल में ना हो, क्योंकि हमें इतना मौका नहीं मिलेगा कि बारी बारी 10-15 ट्रकों में बारूदी स्टिक लगा सकें। इसके लिए छोटे से इंतहाई ताकतवर डिवाइस होने चाहिए। क्या आप लोग इसका इंतजाम कर सकते हैं? कमांडो शेरवान ने कहा, हम भारतीय फौजियों को जहन्नम रसीद करते रहे हैं और उनके ठिकानों पर भी शबखून मारते रहे हैं। हम उनसे हासिल किया हुआ असलहा ही उनके खिलाफ इस्तेमाल कर सकते हैं। हमारे पास इंतहाई ताकतवर और जदीद तरीन ऐसे डिवाइस मौजूद हैं, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। कमांडो शेरवान उठकर तहखाने से बाहर चला गया। थोड़ी देर बाद वापस आया तो उसके हाथ में प्लास्टिक का डिब्बा था। उसने डिब्बे का ठिकना खोलकर मेरे सामने रख दिया। डिब्बे के अंदर नस्वारी रंग की कैप्सूल थे। कमांडो ने एक कैप्सूल निकालकर अपनी हथेली पर रखा और कहने लगा, ये छोटा सा कैप्सूल इस कदर ताकतवर बम है कि इसका धमाका पूरी बिल्डिंग के परख उड़ा सकता है। ये कैप्सूल हम एमुनिशन के हर ट्रक में मौका पाकर डाल देंगे। इसका कनेक्शन हमारे रिमोट कंट्रोल के साथ होगा। ये रिमोट रेडियो वेव से कंट्रोल होता है। उसने मुझे डिब्बे के नीचे से एक छोटे कैलकुलेटर की तरह का रिमोट कंट्रोल निकाल कर दिखाया। उस पर सुर्ख रंग के छोटे छोटे कितने ही बटन बने हुए थे। कमांडो शेरवान ने कहा, ये 20 पॉइंट हैं। इनको बारी बारी दबाकर हम 20 कैप्सूल बमों के धमाके कर सकते हैं। यह हाई टेक्निकल डिवाइस भारतीय फौज को भी पिछले साल ही सप्लाई हुए हैं। ये इसराइल ने भारत को दूसरे जदीद असलहे के साथ दिए हैं, जिसे भारत कश्मीरियों के घर को तबाह करने के लिए इस्तेमाल कर रहा है। मैंने जेब से अपना वो रिमोट कंट्रोल निकाला जिसके साथ पुल के दूसरे हिस्से के नीचे गार्डरों के साथ लगे हुए बमों का राब्ता था, और जिसके एक बटन से इन बमों ने फट जाना था। ये रिमोट पुराने मॉडल का था और इसके लिए एरियल कतार का होना जरूरी था, जबकि कमांडो शेरवान के रिमोट कंट्रोल से शुआएं निकलकर कैप्सूल के बमों में धमाका पैदा करती थी। इनके लिए एरियल तारों का होना जरूरी नहीं था। मैंने कमांडो शेरवान से कहा, हम ये सारे कैप्सूल बम साथ ले चलेंगे। हो सकता है कन्वॉय में 20 ट्रक ही हों। बिल्कुल ठीक है। उस रोज हम दोनों ने अपना हुलिया कश्मीर के देहाती गवालों जैसा बना लिया। कमांडो शेरवान खुद भी कश्मीरी था। उसे कश्मीर के गवालों के कल्चर का पूरा इल्म था। हमने वैसा ही हुलिया बनाया। हाथों में एक एक छड़ी रख ली थी जिससे गवाले भैंसों वगैरह को हाँका करते हैं। सर पर गवालों वाली पुरानी मैली कुचैली टोपियां रख ली। उस रोज हमने शेव भी ना बनाई। मैंने पान के बने हुए जूते पहन लिए और खच्चरों पर बैठकर दिन के 2 बजे गवाले गुलाम मोहम्मद के घर की तरफ रवाना हो गए। हम उसके घर पहुंचे तो दिन के 4 बज रहे थे। कैप्सूल बमों का डिब्बा कमांडो शेरवान के लंबे फर्न की जेब में था। रिमोट कंट्रोल भी उसके पास था। उसने एक पिस्तौल भी रख लिया था जो ऑटोमेटिक था और एक बार ट्रिगर दबाने से 20 गोलियां फायर करता था। यह ऑटोमेटिक पिस्तौल आजकल के क्लैशनकोफ की तरह का था, मगर उसका साइज छोटा था। साइलेंसर वाले रिवॉल्वर और बुल के दूसरे सिरे की बुनियादों में लगे हुए बमों का रिमोट कंट्रोल मेरी जेब में था। गवाला गुलाम मोहम्मद हमारा इंतजार कर ही रहा था। कमांडो ने कैप्सूल बमों का डिब्बा खोल कर दिखाया और कहा, इनमें से एक कैप्सूल हमें कन्वॉय के हर ट्रक में डाल देना होगा।
उसके बाद रिमोट के बटन दबाने से ये बम फटते चले जाएंगे और उनके साथ ट्रकों में भरा हुआ गोला बारूद भी धमाकों से फटना शुरू हो जाएगा। गुलाम मोहम्मद बड़े गौर से कैप्सूल बमों को देखने लगा। वो बोला, मुझे तो ये दवाई की गोलियां लगती हैं। कमांडो शेरवान मुस्कुराते हुए बोला, ये इतने ताकतवर बम हैं गुलाम मोहम्मद के, अगर इसे किसी 4 मंजिला इमारत की बुनियादों में रख दिया जाए